ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, बात आपके स्वास्थ्य की करें, कैसी तबीयत है इन दिनों आपकी? देखिए, तबीयत तो ख़राब है, लेकिन जब तबीयत खराब ही रहनी है तो इस यथार्थ के साथ जीना जानना चाहिए। मेरे दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं, उसका प्रत्यारोपण हुआ है। ये उधार का सिंदूर है मेरे शरीर के अवयव में। और मेरी आंतें नहीं हैं। आंतें नहीं रहने के कारण ही मेरे गुर्दे गए। एक गलत शल्य चिकित्सा दिल्ली के अस्पताल में कैंसर समझकर मेरी सारी आंतें काट दी गई। तो जो भी भोजन मैं करता था वह बिना पाचन क्रिया के यथावत बाहर निकल जाता था। इस कारण मेरे शरीर में प्रोटीन और अन्य जो तत्व होते हैं जो शरीर को पुष्ट रखते हैं वो जर्जर होते गए और हमारी दोनों किडनियाँ जवाब दे गई। पहला इलाज मेरा होता है जिसमें मैं एक विशेष औषधि है उसकी कम से कम 20-30 गोलियां रोज़ खाता हूँ, ताकि मैं जो खाद्यान्न ग्रहण करूँ वह हमारे शरीर की प्रणाली, आंतरिक प्रणाली उसे स्थिरता से ले सके और पाचन के बाद उसके कुछ पोषक तत्व मिलें। उसके बाद दूसरी दवाई मैं रोज़ करता हूँ जो हमारे बदले हुए गुर्दे के प्रत्यारोपण के बाद की है। जिस तरह से आप अपनी गाड़ी को वियर एंड टियर के बाद गैरेज में ले जाते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने शरीर को एक गाड़ी समझता हूँ और हर 3 महीने सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल को उस गाड़ी का गैरेज समझता हूँ और अपने डॉक्टर को मैकेनिक। और वहाँ जा कर के मैं अपने को समर्पित कर देता हूँ। फिर वो जांच करके बताते हैं कि मैंगनीज कम है, आयरन कम है, B12 कम है। उसका बाहरी रूप से हमारे शरीर में प्रविष्टि कराई जाती है जो तत्व कम है। उसके बाद मैं तरोताज़ा हो जाता हूँ, जिस तरह से गाड़ी तरोताज़ा हो जाती है। मुझे याद है एक बार दुबई की फ़्लाइट में आपका शुगर लेवल इतना कम हो गया था कि आप कोमा में चले गए थे। 3 बार मैंने मृत्यु को नज़दीक से देखा है। एक बार जब दोनों गुर्दे जो अभी हमने बताया तब, एक बार जब मैं कोमा में चला गया था। वैसे ही जैसे आज तक दासमुंशी जी हैं, 3-4 दिन लगे मुझे वापस आने में। डॉक्टरों ने कहा कि 15 या 16 हो गया था हमारा शुगर, चीनी। और एक बार जब मैं झांसी से उड़ते हेलीकॉप्टर से गिर गया था। मुझे लगता है यम भी मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए एक पुराना गीत है देव साहब का, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल है, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यह गाना मेरे जीवन का एक प्रेरणादायी गाना है। तो जब इतनी बर्बादी हो जाए कि 3 बार आप अपने मौत से आप लड़के आए हों, तो मुलायम सिंह का निष्कासन, उनका धोखा, निकट के मित्रों का अच्छाई के बावजूद बुराई का व्यवहार, ये सब कुछ बहुत बौना लगता है। इतनी मुसीबतें आज आ गई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। आप सोचिए उस व्यक्ति की क्या अवस्था होगी, उड़ते हेलीकॉप्टर से नीचे गिर रहा हो और पता चला कि वो एक दलदल में गिरा और हेयरलाइन फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो वो क्षण और पल कैसे रहेंगे जब मैं गिर रहा था, उसको मैंने जिया है। मृत्यु को मैंने देखा है, यम से 2-2 हाथ किए हैं। मौत को इतना करीब से देखा है आपने, और तो क्या ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया बदला है? बिल्कुल बदला है। ज़िंदगी के प्रति मेरा नज़रिया बदला और मुझे ये मालूम है कि भगवान ने, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, बड़ा विवाद हुआ स्मृति ईरानी के ऊपर। वो नाथूलाल जी का मैं भी गया था जहाँ पर स्मृति जी गई थी, और मेरा ज्योतिषी में विश्वास है। मेरे ऊपर शनि की 7.5 थी और शनि बहुत ही कष्ट देता है, लेकिन वो गुरु ग्रह है। मेरा मानना है वो सने जो चले वही शनि है, और वो कष्ट देकर बताता है कि 1996 से लेकर के 2009 तक मेरी ज़िंदगी में शाम नहीं रही, तड़कती धूप रही। सिर्फ चढ़ाव रहा, उतार नहीं रहा।
तो प्रकृति हमें रोज़ बताती है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। रोज़ सुबह होती है, अरुणोदय की लालिमा होती है, और फिर काली रात। यही प्रकृति है, लेकिन हम नहीं समझते प्रकृति के इस लक्षण को। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन हम भोजन करना चाहेंगे तो पांचों को बराबर करना होगा, तभी हम भोजन कर पाएंगे। लेकिन इस संदेश को भी हम ग्रहण नहीं करते। ये आपको ऐसा तो नहीं लगता, जो एक यात्रा होती है, एक बाह्य यात्रा होती है, एक अंतस की यात्रा होती है, तो जो अंतस की यात्रा आपकी थी कहीं ना कहीं कम रह गई, छूट गई थोड़ी? निश्चित रूप से छूट गई। वो है ना, वो बच्चन जी का गाना, जीवन के आपाधापी में वक्त ही नहीं मिला, होश ही नहीं रहा कि क्या अच्छा, क्या भला, क्या बुरा। जब आपके जीवन में आपाधापी मची रहती है, कोलाहल रहता है और भीड़ रहती है, चाटुकार रहते हैं, गरज परस लोग रहते हैं, आपकी वाहवाही करने वाले लोग रहते हैं, और इन निरंतरता से 96 से 2009 14 वर्ष तक यही हाहाकार मचा रहता है, कोलाहल रहता है, तो आप समझते हैं यही सही है, यही सत्य है। मैं समझता हूँ कि 2009 से मेरी बीमारी के वक्त, जब मेरे दोनों गुर्दे खत्म हो गए, और मेरे जन्म दिवस के दिन 2009 की 27 जनवरी की तिथि चुनी मुलायम सिंह जी ने कि मुझे समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया। सोचिए, हमारे जन्मदिन का उपहार दिया मुलायम सिंह जी ने। और उससे भी भयंकर बात यह हुई कि अब की बार मैं 2-3 बार मुलायम सिंह जी से नोएडा के घोटालों के संदर्भ में मुलाकात करने गया कि ये घोटाले हैं, इनके बारे में कुछ कर लीजिए। अशोक चतुर्वेदी के बारे में बताने गया कि वह लैंड यूज के चेंज की बात कर रहे हैं, मत करिएगा, लैंड यूज का चेंज करेंगे तो बहुत बड़ा कोलाहल मचेगा। वह सजा याफ्ता मुजरिम है नोएडा के घोटाले में नीरा यादव जी के साथ। उन्हें देखने अखिलेश यादव जी भी जेल चले गए थे, मुख्यमंत्री नहीं थे। हमें देखने कोई नहीं आया था, हमारे रोते बच्चों को पूछने नहीं कोई आया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के वर्तमान समाजवादी नेतृत्व के लिए दुर्गा शक्ति नागपाल और अमर सिंह भ्रष्ट हैं, और अशोक चतुर्वेदी जो नोएडा के नटवर लाल हैं, या यादव सिंह जी, या नीरा यादव जी जो सजायाफ्ता मुजरिम है, ये सब बहुत सच्चरित्र लोग हैं। तो ये अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी पहचान है। तो मैं उनको बोलने गया था, और मुलायम सिंह जी ने हमसे कहा कि कल आपको पर्चा भरना है। मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मुझे मुलायम सिंह जी ने नामांकित नहीं किया। मैं तो समाजवादी पार्टी में ही नहीं था, निष्कासित व्यक्ति था, तो मुझे तो उसकी आशा ही नहीं थी। लेकिन मैं उन मुलायम सिंह को जानता हूँ जो अपने कहे वचन को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं, उनके अंदर 100 बुराई हो। ये एक नए मुलायम सिंह से हमारा परिचय हुआ, और न अब वो अमर सिंह हूँ जो उनके लिए था, न वो मुलायम सिंह हैं जो हमारे लिए थे। इस बात का दुख है, लेकिन ये दुख भी क्षणिक है। जीवन में जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होते हैं, जैसे कहते हैं ना, मुर्दे पर जहाँ 9 मन, 1 मन और सही। तो मैं पुराने अमर सिंह का जीवंत मुर्दा हूँ। हमारे भाव में एक वृत्तित्व का भाव है, शून्यता का भाव है। तो वहाँ पर जहाँ जन्म दिवस के दिन निष्कासन, निकटतम मित्रों का पलायन, उस समय जिस समय एक साथी को जो जीवन और मृत्यु संघर्ष करके आया हो, सहानुभूति की ज़रूरत हो, प्रताड़ना दी गई हो, उसके बाद भी ये कहना कि मैं अमर सिंह को बहुत प्यार करता हूँ, ये छद्म नहीं तो और क्या है, ये एक आडंबर नहीं तो और क्या है। आप सत्य कहिए कि अमर सिंह हमसे दूर हो गए, हम उनसे दूर हो गए, हम आपका आदर करेंगे। पर आपका भी बयान आया था ना निष्कासन के बाद, आपने कहा था कि आप तपती धूप में कड़कती धूप की राजनीति नहीं की आपने, या नहीं कर सकते हैं, तो आप समाजवादी नहीं मुलायमवादी हैं। सही है ये बात हमारे ऊपर ये आरोप लगाया था जनेश्वर मिश्र जी के, वो जीवन पर्यंत हमारा विरोध करते रहे, और समाजवाद से हमारे निष्कासन के मूल में जनेश्वर मिश्र जी का, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। और जनेश्वर मिश्र जी, स्वर्गीय मोहन सिंह जी, बृजभूषण तिवारी जी। क्यों आजम खान आपके सबसे बड़े? नहीं, आजम खान हमारे सबसे बड़े विरोधी नहीं रहे। इस बार कहते हैं राज्यसभा में। नहीं, बिल्कुल गलत है। आजम खान साहब स्वयं पीड़ित हैं, वो भी राम गोपाल पीड़ित हैं मेरी तरह। राम गोपाल ने उनका भी वैसा ही अपमान किया जितना मेरा किया। आजम खान साहब के अंदर 100 बुराइयां हो, हमारे विरोधी नहीं। आजम खान साहब का हमारा विरोध वो इसलिए करते हैं कि वो ये समझते हैं कि मैंने जयप्रदा जी को प्रोत्साहित किया। वह रामपुर में अपने अलावा, चाहे नूर बानो हो, चाहे वो जयप्रदा हो, वो किसी का प्रस्फुटन नहीं देखना चाहते। उनकी ये सीमित कमजोरी है। उनका हमारा कोई व्यक्तिगत निजी विरोध कभी नहीं रहा।
वो एक हेमंत कुमार का गीत है ना, खिड़की थे के सिंहो द्वार यही तुम्हादेर पृथ्वी एर बायरे जगत आछे तोमरा जानो ना। हे राजा, अपने राजप्रसाद की खिड़की से अपने राजप्रसाद के सिंह द्वार तक तुम्हारी दुनिया है, इसके बाहर भी कोई जगत और दुनिया है इसका पता तुम्हें नहीं है। वही उनका हाल है कि रामपुर जौहर विश्वविद्यालय, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, संतोषी व्यक्ति हैं। उसके अंदर चाहे नूरबानू आ जाए चाहे जयप्रदा आ जाए, उसका उन्हें विरोध है। जबकि सत्य है कि जयप्रदा को टिकट भी मैंने नहीं दिलवाया समाजवादी पार्टी का। मुलायम सिंह ने मुझे स्पष्ट बना कर दिया कि मैं जयप्रदा को टिकट नहीं दे सकता। उन्हें जब जयप्रदा को रामपुर ले जाकर के टिकट दिलवाने वाले लड़वाने वाले भी आजम खान हैं। हाँ, मैंने जयप्रदा जी का साथ दिया, जयप्रदा जी का साथ दिया। जब जयप्रदा जी को वहाँ ले जाकर के हराने की चेष्टा हुई तो मैंने हर तरह से तन मन धन से उनकी मदद की। यह अपराध हमसे हुआ है। और जयप्रदा जी भी तमाम बड़े बड़े लोगों के मुकाबले हमारे साथ बड़ी दृढ़ता के साथ खड़ी रही। कुछ कर नहीं पाई लेकिन भाव से खड़ी रही। मैं अपेक्षा नहीं करता कि जया बच्चन जी मेरे साथ खड़ी रहती उसी क्षमता के साथ जैसे मैं खड़ा रहा। सामर्थ्य होता है ना, उनका सामर्थ्य संभवतः अमर सिंह वाला नहीं रहा हो, लेकिन भाव तो हो सकता है। तो भाव शून्य भी ये लोग रहे हैं। इनकी भाव शून्यता पर मुझे कष्ट है। हमने इनकी मदद की, इन्होंने हमसे मदद ली, इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, इसका मुझे कोई कष्ट नहीं, क्योंकि मैं मूर्ख तो नहीं। मेरा उपयोग कौन करेगा? ना तो मुलायम सिंह ना अमिताभ बच्चन। मुलायम सिंह को मैंने अपना नेता नहीं, अपना बड़ा भाई और परिवार माना। इस नाते मैंने उनके लिए जो कुछ किया वो मेरा कर्तव्य था, मेरा दायित्व था। अमिताभ बच्चन को मैंने अपने परिवार का प्रमुख मांगा, इसलिए अमिताभ बच्चन की पीड़ा मेरी पीड़ा थी। इसलिए मेरा टुच्चापन और छोटापन होगा अगर लोगों के ये कहने पर मैं इसकी स्वीकार कर लूँ इस तथ्य को कि मैंने अमिताभ बच्चन की मदद की। जब किसी व्यक्ति की पीड़ा आपकी अपनी पीड़ा होती है, कोई किसी की मदद नहीं करता, सब अपनी मदद करते हैं। आप शरीक हो जाते हैं उनकी पीड़ा में। शरीक हो जाते हैं, आप अपनी मदद करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। हम कहें मैंने अपनी बेटी को यह उपहार दिया, या लोग कहते हैं आपने अभिषेक को बेंटली दी। मैंने दी क्योंकि मैंने कहा था जिस दिन तुम्हारा कोई काम मुझे अच्छा लगेगा, तुम जो कहोगे मैं दूंगा। मुझे गुरु में उसका अभिनय अच्छा लगा, मैंने उसे दिया उपहार। और उस उपहार को देने के लिए मुझे गर्व हुआ। बड़ा विवाद हुआ तो मैंने कहा मेरा पैसा है, मेरा संबंध है, मैं जिसको जो चाहे दूँ, आपको क्या तकलीफ। तो मैंने जो किया उसके लिए मुझे कोई कष्ट नहीं है, उसके बदले में मुझे जो मिला उसका मुझे कष्ट है। और मैं समझता हूँ ये गलत कष्ट है, क्योंकि वो बात सही है ना, नेकी कर और दरिया में डाल, ये मानव स्वभाव है। हमारा जो स्वभाव है वो गलत है। और मैं इस बारे में जया बच्चन को भी दोष नहीं दूंगा। जया बच्चन जी ने एक बार गोवा में छुट्टियों के दौरान मुझसे कहा था, अमर सिंह जी आप जैसा लोगों के लिए करते हैं वैसा आप लोगों से आशा मत करिएगा, मुझसे भी नहीं, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। ये स्वभाव अमूमन नहीं होता, इतना कोई किसी के लिए नहीं करता। इसलिए अगर आप अपने स्तर की अपेक्षा दूसरों से करेंगे, मुझसे भी, तो आप निराश होंगे। इसलिए जया बच्चन जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं गरज परस्त हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं आपसे लूँगी। और देखिए जो भी व्यक्ति देता है उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। वृक्ष फल देता है तो उस फल को लोग नोचते हैं या पत्थर मारते हैं, लकड़ी को काट करके जलावन बना लेते हैं और राख को खेत में मिला देते हैं। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। जो फल देगा वो पत्थर खाएगा, जो देगा, धरती जो है वो हमें भोजन देती है, हम उसे माता कहते हैं लेकिन उसे चीर देते हैं, उसे अपने पाँव से रौंदते हैं। स्त्री संतति देती है लेकिन उसे भी हम रौंदते हैं, मसलते हैं, कुचलते हैं। वो कहे, इसीलिए कहा ना मजरू साहब की वो नज्म है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। अवतार पैगंबर जनती है फिर भी हैवान की बेटी है, ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेटी है। तो जो भी देता है उसे इस बात के लिए तैयार होना रहना चाहिए कि उसका मर्दन होगा, उसे सताया जाएगा, उसे मारा जाएगा, उसे वृक्ष की तरह उसकी लकड़ी जलाई जाएगी और जलने के बाद उसकी राख को भी खेत में मिला दिया जाएगा, उसकी हस्ती मिटाई जाएगी। तो हर देने वाले व्यक्ति को, घोड़े पर सवार हो हर व्यक्ति को गिरने से नहीं डरना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरी गलती है कि मैंने लोगों से आशा रखी, मैंने लोगों से अपेक्षा रखी। तो एहसान फरामोशों की एक लंबी लिस्ट होगी, पर चंद नाम अगर आपको प्रमुखता से लेने हो तो क्या नाम लेंगे आप? मैं किसी को एहसान फरामोश नहीं कहूँगा।
आसान फॉर, क्योंकि वो लोग जो हमारे जीवन में थे और चले गए, उन्होंने मुझे दिया है, मैं उनका भी कृतज्ञ हूँ, चाहे धोखा ही दिया हो। क्योंकि जब मेरा जीवन मृत्यु से संघर्ष हो रहा था तो मैंने अपनी एक विल बनाई और उस विल में मैंने अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी का नाम लिखा। मैं ईश्वर से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे लगता था कि मेरे मरणोपरांत मेरी छोटी बेटियाँ जो बहुत देर से हुई, अभी भी 14 वर्ष की हैं, उनका भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित रहेगा। लेकिन इनके सद्व्यवहार ने मुझे बचा लिया, ईश्वर ने बचा लिया, मुझे जीवित रखा और मुझे वो विल बदलनी पड़ी। वो विल बदलनी पड़ी क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता और वो विल रहती तो हमारे बच्चों का क्या होता। तो मैं ईश्वर का और इन लोगों का कृतज्ञ हूँ कि मेरे मरने के बाद अगर वो ये व्यवहार करते हैं तो मेरे परिवार का क्या होता। ईश्वर का से मेरी कृतज्ञता का बोध है कि उस सारी विषमताओं में उसने मुझे साहस दिया कि मैं उसका सामना करूं और जीवित रहूं। जयललिता जी हों, लालू प्रसाद जी हों, मुलायम सिंह जी हों, मायावती जी हों, हर प्रसिद्ध व्यक्ति विधिक मामलों में उलझा तो उलझा हुआ है। आज भी उसके गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। ये सब रात में सोते हैं तो सुबह ये सोच के कि पता नहीं आने वाला कल क्या होगा। मामले हैं, मुकदमे हैं, यादव सिंह है, प्रजापति है, रघुराज प्रताप हैं, नेशनल स्वास्थ्य का घोटाला है। कम से कम ईश्वर की ये कृपा है कि शांति है। सारे मामले खारिज हैं, सारे मामले खारिज ही नहीं है, मामलों का आरोप भी सिद्ध नहीं हो पाए। सारे जेल की यात्रा के बावजूद, किसी के न आने के बावजूद, कोई मनुष्य साथ हो या ना हो, देव साथ हैं। हमको सुचिता और शुद्धता से बाइज्जत बरी कर दिया है। कोई हमारे ऊपर मामला विचाराधीन नहीं है। विधिक रूप से मैं बिल्कुल साफ हूँ, सुथरा हूँ। और वो तमाम लोग जिन्हें मैं अपना मानता था वो कितने अपने हैं। हमारे जीवन की भी रक्षा हुई, मृत्यु का वर्ण होते होते भी, और अपने जीवते जी हमें ये पता लग गया कि कौन क्या है। दर्पण झूठ न बोले, जो सच है वो देखे और दिखावे। तो दर्पण की तरह अभी सारे साथियों ने अपना चेहरा और रूप दिखा दिया है, रंग दिखा दिया है, चाल चरित्र और चेहरा दिखा दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा इन तमाम लोगों से कि मेरे बाद वफा का धोखा मत और किसी को देना। लोग करेंगे जिक्र तेरा तो सर मेरा झुक जाएगा। दोस्ती फिर भी क्या है आपके लिए? इस मुकाम पे आकर भी क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि वो खड़क सिंह की कहानी थी ना, बाबा भारती का, कि मित्र बन करके घोड़ा ले गए तो कहा कि ले जाओ घोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन कहना मत कि तुमने धोखा दिया है, लोग तुम पर विश्वास करना बंद कर देंगे। हमारे जीवन में मुझे एक ही कष्ट है कि मेरे जीवन को देखकर, उसका अध्ययन करके कहीं लोग ये ना समझें कि किसी का भला मत करो। अगर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के कहने से तुम न्यूक्लियर डील कराओगे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद वह सत्ता का रसास्वादन करेंगे और आपको अपने ही शासनकाल में दिल्ली के शीला दीक्षित की सरकार, कांग्रेस की सरकार, मुझे अडवाणी जी, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने जेल नहीं भेजा, उन लोगों ने मुझे जेल भेजा जिन लोगों की सरकार बचाई थी। और हास्यास्पद चीज़ ये है कि इस आरोप के साथ भेजा कि तुमने हमारी सरकार बचाई, जेल जाओ। तो चाहे मनमोहन सिंह रहे हों, चाहे सोनिया जी रही हों, उनका शासनकाल रहा हो, बड़े लोग हैं, उनके शासनकाल में, आपको आज पहली बार बता रहा हूँ, एम्स में जब मैं गया तो गृह मंत्री चिदम्बरम जी थे। हमारे ब्रेन मैपिंग का प्रयत्न किया गया ताकि हमें विक्षिप्त बता दिया जाए कि अगर मैं कुछ बोलूँ भी तो उसकी विश्वसनीयता न रहे। कुछ डॉक्टरों ने आकर कान में कहा कि लाइट डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग बिना मरीज के अनुमति के नहीं हो सकता, तो आपके ब्रेन मैपिंग के लिए कहा जाएगा, आप मना कर दीजिएगा। तो हमारे न्यूक्लियर डील में इनकी जो हमारी भूमिका थी मुलायम सिंह के आदेशानुसार, उसका प्रतिफल मुझे मिला। लेकिन मैं समझता हूँ कि जीवन में कटु रहने से ज़्यादा अच्छा है कि इन तमाम चीज़ों को देखकर ये जानना चाहिए कि आग से आप खाना पका लीजिए, सत्ता की अग्नि से, उससे आप अपने शीत की लहर जो आपको व्यथित कर रही है उसको आप टाल लीजिए, लेकिन उस आग में हाथ मत दीजिए। राजा अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत। राजा के सामने आप जाइएगा, चाहे राजा मुलायम सिंह हो, अग्नि के अंदर आप घुसिएगा, चाहे वो सत्ता की अग्नि हो, और जल प्लवित, चाहे वो कश्मीर की बाढ़ हो,
चाहे वो सुनामी की बार हो, उसमें आप जबरन वीरता के साथ जाइएगा तो आपका प्रवाह नश्वरता शाश्वत है और निश्चित है। इसलिए राजा, जल और अग्नि, इनकी उल्टी रीत, ये पुरानी कहावत बिल्कुल सत्य है। इन सारी कहावतों को मैंने अपने जीवन में जी कर, कुछ लोग पढ़कर लोगों की ठोकर देख के सीखते हैं, कुछ लोग ठोकर खा के सीखते हैं। मैं उन अभागों में हूँ जो ठोकर खा के सीखे हैं, लेकिन सीखे हैं। वो अंत में यही कहूँगा कि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। आपके पास हर मर्ज की दवा रही, पर 10 जनपद की चाबी आप नहीं ढूंढ पाए कभी? नहीं, 10 जनपद की चाबी हम ही नहीं, कोई नहीं ढूंढ पाया। हरिदास मुंदड़ा कांड जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने उठाया तो उनके नाक के बाल टीटी कृष्णमाचारी निकाल दिए गए। डॉक्टर कृष्णा मेनन और नेहरू जी की दोस्ती जगत विख्यात थी। 3 मूर्ति भवन के सामने का बंगला उनको दिया गया ताकि नेहरू जी जब चाहें वहाँ चले जाएं और जब चाहें वो कृष्ण मेनन को बुला लें। 62 में भारत चीन युद्ध का ठीकरा उनके सिर पर तोड़ करके उन्हें उनकी छुट्टी कर दी गई। विदेश मंत्री के रूप में माधव सिंह सोलंकी, उन्होंने बोफर्स के कागजात जब स्वीडन के राष्ट्राध्यक्ष को दिया, पकड़े गए तो उनकी शहादत हो गई। तो 10 जनपद, नटवर सिंह जब वोलकर कांड में उनका नाम आया तो उन्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया। तो हम उपयोगी थे, तो सुबह दोपहर शाम हमसे सोनिया जी की भी, कांग्रेस के लोगों की भी बात होती थी। और जब हमारा उपयोग ख़त्म हो गया, सरकार बन गई, 5 साल चल गई, तो हमारे एक स्लिप पर सोनिया जी ने राज्यसभा का एक सांसद बना दिया था मोहम्मद अदीब को। और बाद में मुलायम सिंह ने अहमद पटेल जी को फ़ोन करके कहा कि आप अमर सिंह जी को राज्यसभा भेज दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो हमको हमारे पास उत्तर आया कि उत्तर प्रदेश की इकाई तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। तो कांग्रेस की नीति रही है इस्तेमाल करो और फेंक दो। और दूसरी बात यह कि मानव नहीं होते समय होत बलवान, भीलन लूटिन गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अमर सिंह जिनके स्लिप पर राज्यसभा में अदीब चले गए, सलमान खुर्शीद रुक गए, वही अमर सिंह, उनको कहा दिया गया कि आई एम सॉरी, क्योंकि अमर सिंह की न प्रासंगिकता है न उपयोगिता है। मुझे आपका एक बयान आज भी याद है, आपने कहा राज्यसभा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डीपी यादव जैसे लोग राज्यसभा पा जाते हैं। राज्यसभा बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। राज्यसभा एक मंच है और लोकसभा भी एक मंच है जिसमें देश के कुछ ही लोग जा पाते हैं। लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति में राज्यसभा हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि 18 वर्षों तक वहाँ रह करके मैं राज्यसभा को देख चुका हूँ और राज्यसभा में क्या होता है वह भी जान चुका हूँ। रसायन में 3 बिंदु होते हैं, रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, असंतृप्त घोल, सेचुरेटेड सोल्यूशन, संतृप्त घोल, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, अति संतृप्त घोल। मैं जीवन में अति संतृप्त हूँ, इसलिए मैं, मेरे जीवन का उसूल ये है, सब देख लिया, सफलता, विफलता, ग्लैमर का उत्कर्ष, राजनेताओं की श्रेष्ठता, राजनेताओं की चरित्र की अवनति, कि अब मन पक गया है, जिसको हमारे देहात की भाषा में कहते हैं कि हमारा मनवा घा गइल बा, पूरब में कहते हैं। तो उसमें यही भाव आता है, वितृष्णा का भाव, विराग का भाव, और मन कहता है कि चाह मिटी, चिंता घटी और मनवा बेपरवाह, मुझको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए भैया मैं हूँ अपने घर का शहंशाह। तो अमर सिंह अध्यात्म की ओर तो नहीं प्रवृत्त हो रहे कहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्यात्म की ओर जो होता है, आप ये कहते हैं मैं जनक की तरफ विदेह हूँ, अवसर मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, और अवसर नहीं मिलेगा तो उसके पीछे भागूंगा नहीं। न दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाऊंगा न पलायन करूंगा। अध्यात्म जिस दिन आ जाएगा उस दिन मैं यहाँ आपको बैठ करके साक्षात्कार नहीं दूंगा, उस दिन मैं आपको बद्री, केदार, मथुरा, द्वारका में मिलूंगा और मैं आपसे अपने पूरब की भाषा में कह दूंगा मेहरारू न लइका चली द्वारका। ऐसा तो मैंने नहीं कहा, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि जीवन के 59वें बसंत के करीब वरिष्ठ नागरिक होने में सिर्फ जब 1 वर्ष बाकी है, जो अवकाश प्राप्त की जो आधिकारिक उम्र है, इस दौर में
बहुत ज़्यादा टुच्चेपन के साथ बायोडाटा लेकर भाजपा के किसी नेता के यहाँ दौड़ के कहना कि हाय मुझे कोई स्थान दे दो, या किसी राहुल गांधी के पास जाना और उनके भंवर जितेंद्र सिंह या मधुसूदन मिस्त्री के गैरेज में जाकर कहना हे मिस्त्री मेरी मरम्मत कर दो, ये शोभा नहीं देता। ईश्वर ने बहुत दिया है, जो दिया है उसको, उसकी स्मृतियों को सहज कर, अपने वर्तमान को स्वीकार कर, अपने चरित्र के व्यक्तित्व की गरिमा को बनाए रखना, यही मेरा ध्येय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं निराश हूँ, हताश हूँ। इसका मतलब ये कि अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं नहीं लूँगा। इसका मतलब ये ज़रूर है कि जिम्मेदारी लेने के लिए मैं किसी का अनुचर नहीं बनूंगा, किसी के साथ निपट बेशर्मी से लोलुपता के साथ बात नहीं करूंगा। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के मूल्यांकन में आपसे गलती हुई सियासी रूप से कहीं ना कहीं? नहीं, गलती नहीं हुई। मुझे याद है 2002 के गुजरात दंगों के बाद आप जब राज बब्बर, शबाना आजमी और कोई एक व्यक्ति थे मेरे ख्याल से सीताराम केसरी, नहीं सीताराम येचुरी, सीताराम येचुरी के साथ आप गए थे गुजरात। तब आपने बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी का फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि आपकी प्रो अल्पसंख्यक छवि है, तो आप सुरक्षित नहीं हैं यहाँ पे। कहा था उन्होंने। मैं एक बात बताऊँ, जिस तरह से जाड़ा होता है तो आप कहते हैं शीतलहर है, लू चलती है तो आप कहते हैं लू है। उस समय नरेंद्र मोदी का जो प्रारूप था उस समय का प्रारूप था। और मैं क्या, अटल जी ने भी गोवा में यही कहा था कि राजधर्म का पालन करें। एकमात्र व्यक्ति जिसने नरेंद्र मोदी का बड़ी प्रखरता के साथ साथ दिया था वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। आज लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी दो धुरी है। व्यक्ति का मूल्यांकन सिर्फ उसके अतीत से नहीं होता। अतीत में हम समाजवादी पार्टी में बहुत प्रमुख स्थान नहीं, आपने 2014 के चुनाव से पहले इंटरव्यू दिया और आपने उसमें कहा कि केंद्र में कोई भी सरकार कांग्रेस के मदद के बगैर नहीं बन सकती। मेरा वो था कहना, सामान्य मेरा ये मानना था। पहली बार मेरा वो आकलन गलत हुआ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ वही थी कि पहली बार वोट बैंक के रूप में मुसलमान अपने आप को विफल साबित किए। जो मुस्लिम वोट बैंक का एक महत्व था वो खत्म हुआ। पहली बार 18 वर्ष का जो मतदाता आया वो सपने देखा। वो यादव नहीं रहा, क्षत्रिय नहीं रहा, ब्राह्मण नहीं रहा, कुर्मी नहीं रहा, अति पिछड़ा नहीं रहा, पिछड़ा नहीं रहा। वो एक युवा मतदाता के रूप में अच्छे दिन के सपने को उसने मत दिया। और 18 वर्ष का यह जो नया मतदाता था, इसकी संख्या परंपरागत पुराने मतदाता जो मंडल और कमंडल की राजनीति के बीच में करे थे। मंडल की राजनीति के प्रवर्तक वीपी सिंह, पासवान, शरद जी, मुलायम सिंह, लालू जी, ये लोग रहे। और कमंडल की राजनीति के प्रवर्तक आडवाणी जी रहे, रथ यात्रा इत्यादि। मोदी जी की राजनीति न मंडल की है, न कमंडल की है, न भारतीय जनता पार्टी की है। और इसीलिए उन्होंने निरंजन ज्योति के बयान का भी विरोध कर दिया। इसीलिए उन्होंने घर वापसी के आंदोलन पर भी अंकुश लगवा दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दो नहीं होता है, मोदी को वोट दो। बनारस में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे, भारतीय जनता पार्टी के नारे नहीं लगे। भारतीय जनता पार्टी के पुराने टीम में और वर्तमान टीम में एक ही चीज़ सामान्य है, वो है कमल का फूल और उसका निशान। अन्यथा बता दीजिए मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं, आडवाणी जी कहाँ हैं, मनोहर पर्रिकर नया चेहरा है, गडकरी जी नए चेहरे हैं, सुरेश प्रभु नए चेहरे हैं और अभूतपूर्व तरीके से हैं। शिवसेना से डंकी की चोट पर सवेरे उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मिली और शाम को मंत्री बना दिए गए, शपथ हो गया। इतनी त्वरित गति से किसी का उत्थान हुआ तो बताइए, कोई बिना किसी प्रक्रिया के। ये तो पहली बार उन्होंने ये सिद्ध किया नरेंद्र मोदी जी ने कि राजा जिसको छू दे वो रानी। तो हमारा प्रदर्शन गलत नहीं था, आकलन गलत नहीं था। वो भारतीय राजनीति की मंडल की तथाकथित परंपरा पर आधारित एक विश्लेषण था। वो मंडल कमंडल दोनों के बांध टूट गए, न मंडल प्रासंगिक है न कमंडल प्रासंगिक है। तो ये जनता परिवार के जो एकता के नए प्रयास हो रहे हैं, इसको लेकर कितनी संभावनाएं? कुछ नहीं है, और मैं कटुता से नहीं बोल रहा हूँ। साक्षी महाराज की आप बुराई कैसे करेंगे? साक्षी महाराज को मुलायम सिंह जी ने राज्यसभा में समाजवादी पार्टी का सांसद बनाया, लोधा मतों के लिए उनका उपयोग किया। अगर साक्षी महाराज पर वो प्रहार करेंगे, कल खड़े होकर के साक्षी महाराज उनकी पोल खोल दे, मुलायम सिंह कहाँ जाएंगे? नीतीश कुमार किस सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं?
भाई नीतीश कुमार जी जब सुशील मोदी के उप मुख्यमंत्री बनाकर बहुत दिन तक एनडीए की सरकार में स्वयं मंत्री भी रहे अटल जी के साथ, भाई शरद यादव वो जार साहब के बाद संयोजक रहे हैं पूरे एनडीए के, तो किस आधार पर वो सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्षता का जो पाठ है, देवगौड़ा जी ने अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाया भाजपा के सहयोग से। चौटाला एनडीए में रहे। वामपंथी दलों ने गैर कांग्रेसवाद के लिए 3 बार भाजपा से हाथ मिलाए। एक बार वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी इकट्ठा हुए। न्यूक्लियर बिल का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग के साथ वामपंथी इकट्ठा हुए, और आपात स्थिति का विरोध करने के लिए जेपी आंदोलन में वामपंथी और दक्षिणपंथी साथ हुए। तो गैर कांग्रेसवाद प्रमुखता थी। हाँ, ईमानदारी से अगर जनता परिवार के लोग ये कहते कि कांग्रेस एक प्रतिपक्ष के दल के रूप में विफल हुआ है और हाथी की तरह मदमस्त है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नेतृत्व, इसलिए हाथी को नियंत्रित करने के लिए विरोध का एक छोटा सा अंकुश का हम निर्माण करना चाहते हैं, ये प्रासंगिक होता, तार्किक होता। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किया जाने वाला ये गठजोड़, इसे तो कोई भी बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति इसके परखच से उड़ा देगा। नहीं, गठजोड़ के बजाय एक दल के रूप में सामने आज समाहित करके एक दल बनाना चाहते हैं। नहीं, एक दल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो दल का आधारभूत सिद्धांत तो सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता है ना, वो तो थोथा और लचर है, क्योंकि उसमें सम्मिलित होने वाला हर व्यक्ति, स्वयं मुलायम सिंह जी आपात स्थिति में इटावा की जेल में संघ के लोगों के साथ बंद रहे। संघ के बहुत बड़े नेता बस्ती के स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी के नेतृत्व में उन्होंने अटल जी के साथ एक समिति में काम किया है। राम नरेश यादव के मंत्रिमंडल में कल्याण सिंह और मुलायम सिंह दोनों एक साथ मंत्री रहे हैं। अपनी 3.5 वर्ष की जो शासनकाल की सरकार है उसमें उन्होंने कल्याण सिंह के पुत्र राजेंद्र सिंह को और कुसुम राय जी को सार्वजनिक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य ऐसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की बात न करके एक देश के इतने बड़े शासन को और सत्ता के हाथी को एक विपक्ष का विकल्प देने की बात अगर वो करें तो ज़्यादा व्यवहारिक होगी। उसका साथ देने के लिए हम भी सोच सकते हैं, लेकिन आप सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की जब बात करेंगे तो शरद यादव का अटल जी के साथ मंत्री रहना या देवगौड़ा का उनके पुत्र को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनाना या मुलायम सिंह का अतीत में गैर कांग्रेस, तो अगर ये जनता परिवार एक होता है और एक दल का प्रारूप सामने आता है तो चुनाव चिन्ह किसका होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं। मुजफ्फरनगर के दंगे पिछले ही साल लालू जी मुजफ्फरनगर गए थे, तो मुलायम सिंह का बयान है कि लालू कांग्रेस के तलवे चाट रहे हैं, और लालू जी का बयान है कि मुलायम जो है नचनियों का नाच देखने वाला मुलायम वो क्या बात करता है। ये लोग समझते हैं कि जनता मूर्ख है, उस बयान को जनता भूल गई है। फिर मुलायम सिंह ने कहा कि हम प्रधानमंत्री बन गए थे, लालू बनने नहीं दिए और आज रिश्तेदार बन रहे हैं। ये टीस उनके अभी हाल में ही सामने आई। तो सत्य क्या है? लालू जी का वो बयान झूठा था जो मुजफ्फरनगर में दिया, या मुलायम सिंह जी का वो बयान झूठा था, या आज ये सच है, या आज ये जितने कदम उठ रहे हैं ये व्यवहारिक हैं, राजनीतिक हैं, भावनात्मक है, ये हैं क्या? तो ये जो छड़े तुष्टा ममता बनर्जी के साथ पत्रकार वार्ता, और उस पत्रकार वार्ता में ये कहना ममता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम प्रणब मुखर्जी के विरुद्ध हैं, और आधे घंटे में ही बदल जाना, इससे कहीं ना कहीं इस पूरे गठबंधन के विश्वसनीयता पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। पहले तो इन तमाम नेताओं को बैठकर एक ऐसा बयान बनाना होगा, उसको ऐसा एक ठोस आधार देना पड़ेगा, उसकी विश्वसनीयता की निर्मिति करनी पड़ेगी कि लोग ये मानने के लिए बाध्य हों कि अब ये बदलेंगे नहीं, ये सुधर गए हैं। और जब तक ये नहीं कर पाएंगे तब तक इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे। तब तक लोग नीतीश जी से पूछेंगे कि अगर बीजेपी खराब है तो आप उसके साथ इतनी देर तक क्यों रहे? मुलायम सिंह जी से पूछेंगे अगर सांप्रदायिकता खराब है तो आप कल्याण सिंह के साथ क्यों रहे? और अब तो उनके पास कोई अमर सिंह भी नहीं है कि यादव सिंह का ठीकरा, भ्रष्टाचार का ठीकरा अमर सिंह पर डाल दें। जैसे पहले जो कुछ भी होता था अच्छा होता था, मीठा मीठा घूट, कड़वा कड़वा ठूक, मीठा मीठा जो हुआ सब मुलायम सिंह जी ने किया, खराब जो कुछ हुआ उसका अमर सिंह जी के ऊपर सहरा है। कल्याण सिंह को अमर सिंह जी लाए। अब चाहे यादव सिंह का प्रकरण हो, नीरा यादव का प्रकरण हो, नोएडा के नटवरलाल अशोक चतुर्वेदी का भूमि घोटाला हो, इस तमाम ताजों का कांटों का ताज मुलायम सिंह को, अखिलेश जी को, राम गोपाल जी को स्वयं पहनना पड़ेगा। पर एक वक्त तो अशोक चतुर्वेदी से आपकी गहरी मित्रता रही है। गलत है।
अशोक चतुर्वेदी हों या पॉन्टी चड्ढा हों या तमाम लोग हों, ये लोग हमारे लोग थे ही नहीं, ये मुलायम सिंह जी की व्यवस्था के अंग थे। तो मुलायम सिंह की व्यवस्था में मैं था तो ये लोग हमसे मिलते थे, मैं वहाँ से हट गया, ये लोग मेरे साथ तो नहीं है। अगर ये हमारे मित्र होते तो हमारे साथ रहते। ये मुलायम सिंह की व्यवस्था के लोग थे, मुलायम सिंह के साथ हैं। तमाम SIT में हमारे लिखित शिकायत के बावजूद, तमाम साक्ष्य देने के बावजूद, परसों हुए सफाई के कार्यक्रम में अशोक चतुर्वेदी वहाँ जलवा फरोश थे। अशोक चतुर्वेदी यत्र तत्र सर्वत्र उनके प्रणाली में है। तो यह स्वयं सिद्ध है कि अशोक चतुर्वेदी की मूल श्रद्धा, मूल जुड़ाव कहाँ है। आज हम मुलायम सिंह के साथ नहीं हैं। हमारे ऊपर आरोप लगता था हम सिनेमा वालों को लाते थे, हम तो चले गए लेकिन जया बच्चन वहाँ है। तो आपको ये बताने की ज़रूरत है कि जया बच्चन की मूलता वो या तो सत्ता के साथ है या मुलायम सिंह के साथ है। अमर सिंह भावना और उनके साथ तथाकथित पारिवारिक मित्रता के साथ वो नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। अमर सिंह जी, राजनीति में पैसे की कितनी उपयोगिता है? बहुत ज़्यादा। चाहे मोदी जी की राजनीति हो, चाहे मुलायम सिंह की राजनीति हो, चाहे वो राजनीति बिना पैसे के, संयमित पैसे के, मेरी समझ से सिर्फ वामपंथी करते हैं और संघ के लोग करते हैं, क्योंकि वो राजनीति ही नहीं करते। क्योंकि संघ के लोगों का मेरा अनुभव है कि रामपुर के चुनाव में संघ के कई लोगों ने मुख्तार अब्बास नकवी के मुकाबले जयप्रदा जी को जिताने का काम किया। मैं खुलेआम मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आजम खान को हराना है और जयप्रदा जी को जिताना है। हमने मदद नहीं मांगी संघ के लोगों की, लेकिन संघ के लोगों ने सामूहिक रूप से रामपुर के दोनों चुनाव में जयप्रदा जी का साथ दिया, खुल के दिया। तो संघ के लोग राजनीति नहीं करते, वो फक्कड़ होते हैं, झोला लेकर के चलते हैं, अविवाहित होते हैं। तो उनके जीवन में पैसे का महत्व कम है। चाहे गोविंदाचार्य हों, भले आज के दिन परिदृश्य में ना हो, लेकिन ईमानदार हैं, अपने नीति के और उसूल के पक्के हैं और बेपरवाह हैं। तो क्या आप मानते हैं कि राजनीति आज भी जो है किसी बाजारू औरत का दुपट्टा है जो किसी के आंसुओं से तर नहीं होता? मैं तो राजनीति के बारे में चंद्रशेखर जी की बड़ी इज्जत करता हूँ। उनकी आप जेल डायरी पढ़ी है, उन्होंने राजनीति की जो परिभाषा दी है वो अप्रतिम है। उन्होंने जेल डायरी में, जब वो कारागार में थे 19 महीना के आपात स्थिति में, तो उन्होंने जेल डायरी लिखी है। वह मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक साहित्य भी है और एक राजनीतिक, समीचीन राजनीतिक इतिहास भी। उसमें उन्होंने राजनीति को परिभाषित करते हुए लिखा कि राजनीति या तो रंडी है या तो ये चंडी है, ये सती साधु रमणी है ही नहीं। या तो यह देती है रंडी की तरह अनिवर्चनीय सत्ता का सुख, या तो यह गर्दन काटती है चंडी की तरह। यह सती साध्वी रमणी है ही नहीं। तो हम कभी राजनीति को रंडी रूपा और कभी चंडी रूपा देखें। आज इस कारागार के एकाकीपन में हम चंडी रूपा राजनीति का प्रदर्शन कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने यह बात राजनीति को परिभाषित करते हुए लिखी थी। ये हमने भी देखी है, भोगा है, हम भी जेल चले गए राजनीति की। तो आपके परिवार का कोई राजनीति में आना चाहे, कल को आपकी बेटियां राजनीति में आना चाहे, तो आप प्रोत्साहित करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं अब स्वयं को रोज़ उत्साहित करता हूँ कि मैं राजनीति से दूर रहूँ। अगर मैं किताब लिखना चाहूँगा, अपनी आत्मकथा लिखना चाहूँगा, और मैंने लगभग मन बना लिया है कि मैं चिंकी सरकार से बात करूँगा। और उन्होंने नटवर की किताब लिखी है, उन्होंने राजदीप सरदेसाई की किताब लिखी है, तो उनसे बात करके मैं किताब लिखूँगा। उसके 3 खंड होंगे। और वो क्या होगा? वो 3 खंडों को कैसे अलग अलग बांट रहे हैं आप? एक हमारा राजनीतिक जीवन, एक सिनेमाओं से हमारे संबंध, एक व्यापारियों से हमारे संबंध। और उसका शीर्षक मैंने सोचा है कि लिविंग विथ वेदरकॉक्स। तो वो मैं सोचता हूँ लिखूँ। अगर आपका पुनर्जन्म हुआ तो किस रूप में आप जन्म लेना चाहेंगे? क्या होना चाहेंगे अगले मैं जन्म में? एक पुनर्जन्म अगर यदि मेरा हुआ तो मैं पत्रकार बनना चाहूँगा, बड़ा पत्रकार, जो अच्छा पत्रकार, बड़ा पत्रकार, जिसकी पहुंच हर जगह हो और जो समाज में जिसकी प्रासंगिकता हरदम रहे, जो सत्ता के सभी गजराजों का अंकुश बने, जिसका आदर भी हो, जिसका भय भी हो। मैं समझता हूँ कि पत्रकार से अच्छा जीवन कभी नहीं होता, किसी का नहीं होता।
व्यापारी डरता है कि कब इनकम टैक्स वाला आ जाएगा, उसकी इज्जत उतार लेगा। राजनेता डरता है कि मतदाता कब अपने मन से उतार देगा। पत्रकार हरदम निर्भीक रहता है, उसके जीवन का ध्येय एक ही होता है, सबकी खबर ले और सबको खबर दे। तो जो खबर जिसकी देने लायक होती है उसकी वो खबर लेता है, खबर जिसको देना होता है वो जनता होती है, वो हरदम पत्रकार से खबर लेने के लिए उत्सुक रहती है। उसकी जिज्ञासा कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी भूमिका अनंत है। वो कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हरि की तरह अनंतता और उसकी कथा की अनंतता वो पत्रकार के ही पेशे में है, लेकिन कोई सामान्य पत्रकार नहीं, लब्ध प्रतिष्ठित बड़ा पत्रकार, एमजे अकबर की तरह, रजत शर्मा की तरह, गिरिलाल जैन की तरह, जो मान प्रतिष्ठा मंच सबका समन्वय जिनके अंदर हो, वैसा पत्रकार अगर बन सकूं तो अगले जन्म में मैं वैसा ही पत्रकार बनना चाहूँगा। ये थे अमर सिंह, जिन्होंने सियासत को एक नया जुमला, नए रंग और नया चेहरा देने का काम किया है। ख़ास मुलाकात में हम फिर से आएंगे अगली बार एक नई शख्सियत को सामने लेकर। तब तक के लिए मैं त्रिति प्रमन आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।